Namaste, my dear students. I hope you all are having a day as beautiful as our first poem, A Beautiful Day, which is written by Mr. William Wordsworth. So, in our last video, I explained you the first and second paragraph of this poem. Today, we will be discussing about the third and fourth paragraph. Okay. So, in our last video, आखिरी वीडियो में हमने ये देखा कि मिस्टर वर्ड्सवर्थ कितने बड़े नेचर लवर हैं, उन्हें प्रकृति से कितना प्यार है, राइट। जब मिस्टर वर्ड्सवर्थ नींद से उठे तो उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जिससे उनका जो पूरा दिन था वो ब्यूटीफुल हो गया। उन्होंने अपने डे को ब्यूटीफुल डिस्क्राइब किया। तो नेचर की ऐसी क्या चीज़ें थी, आई होप आप सबको याद होगी, बट आई विल क्विकली रिवाइज दोज थिंग्स। सो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम सो रहे होते हैं, उसके बाद जब हम नींद से उठते हैं तो सबसे पहले हमारे कान काम करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सो रही हूँ और मुझसे कोई कहे दीक्षा उठ जाओ, तो पहले मेरे कान खुलेंगे, मुझे आवाज़ आएगी और फिर मेरी आंखें खुलेंगी। उसी तरह मिस्टर वर्ड्सवर्थ जो हमारे पोएट हैं, उनके साथ भी सेम सीन था। ओके, सो जब मिस्टर वर्ड्सवर्थ नींद से उठे तो उन्होंने सबसे पहले नेचर की जो सबसे प्यारी चीज़ ऑब्जर्व की थी वो थी चिड़िया की आवाज़। दैट वॉज ट्वीटिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स करती हैं ट्वीट ट्वीट ट्वीट, एंड उसके साथ उन्हें सुनाई दिया था कुकड़ुकू, जो मुर्गा करता है, एंड मुर्गा इज कॉल्ड अ कॉक इन इंग्लिश। ओके, सो सबसे पहले तो चिड़ियाओं की आवाज़ें सुनने से उनका डे ब्यूटीफुल हो गया, बट उसके बाद चीज़ें ऐड होती गई। उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया कि और क्या ब्यूटीफुल है। सो सेकंड चीज़ थी वाटर बॉडीज़। दो टाइप की वाटर बॉडीज़ ऑब्जर्व की थी मिस्टर वर्ड्सवर्थ ने। सो सबसे पहली थी, द फर्स्ट वन वॉज अ स्ट्रीम, झरना। ओके, झरना, स्ट्रीम इज़ अ वाटर बॉडी, ओके, जहाँ पर पानी फ्लो होता है, पानी स्टिल नहीं रहता, रुकता नहीं है। ओके, आपने देखा होगा कि हिल्स पे, हाइट्स पे थोड़ा सा एक वाटरफॉल होता है, पानी बहता है, उसे इंग्लिश में स्ट्रीम कहते हैं। ओके, एंड सेकेंड थिंग, उसके बाद उन्होंने नज़रें घुमाई तो एक दूसरी प्यारी चीज़ देखी थी, एक छोटी सी नदी, नॉट अ रिवर बट इट इज़ कॉल्ड अ लेक। एक छोटी नदी को हम लेक कहते हैं, और उन्हें लगा कि द लेक वॉज ग्लिटरिंग, शाइनिंग। So in the next paragraph, the poet observed a green field which he thought was sleeping under the sun. जस्ट इमेजिन, पोएट की इमेजिनेशन के हिसाब से अगर हम सोचें तो एक ग्रीन फील्ड जो सीधा सन के नीचे सो रही है। ओके, पोएट को उसमें अच्छा क्या लगा? ओके, फिर से जब उन्होंने नज़रें घुमाई तो उन्होंने देखा ग्रीन फील्ड मतलब कि ग्रास। ओके, आपने देखा है ना विलेज एरियाज़ में, कंट्री साइड पे, ओके, स्पेशली जहाँ फार्मिंग होती है वहाँ पर ग्रीन फील्ड होती है, ग्रास होती है, एंड पोएट को उस ग्रास का वो ब्राइट येलोइश कलर उनकी आंखों को भा गया था। ओके, एंड वो इतनी सुंदर लग रही थी कि पोएट को लगा कि उस ग्रास पे सीधा सन रेज पड़ रही हैं, एंड दैट्स वाई द कलर इज़ ब्राइट। ओके, एंड उसके बाद पोएट ने फिर से नज़रें घुमाई तो उन्होंने देखा दैट ऑल आर वर्किंग ऑन द फील्ड। ओके, फील्ड वर्क में, फार्मिंग में जो एग्रीकल्चर वर्क होता है, जो फार्मर्स होते हैं, ओके, वो सब उनका बहुत हार्ड वर्क होता है, लेबरस वर्क होता है काफ़ी। ओके, सो पोएट ने देखा कि सब फील्ड वर्क कर रहे हैं, ऑल आर डूइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्क। एंड उसके बाद उन्होंने देखा दैट कैटल आर ग्रेजिंग। व्हाट इज़ कैटल? कैटल होते हैं एनिमल्स बेसिकली। ओके, द काउस एंड बफेलोज, द ऑक्सन्स एंड बुल्स भी कैटल होते हैं। ओके, सो पोएट ने ऑब्जर्व किया दैट द कैटल आर ग्रेजिंग मतलब वो मंचिंग कर रहे थे, जैसे हम करते हैं ना, जब हमें थोड़ी सी भूख लगती है तो हम थोड़ा थोड़ा मंच करते हैं ना, तो उसी तरह काव कैसे खाता है, इस तरह। ओके, उसका जॉ आराम आराम से इस तरह हिलता है। सो सारे उसने देखा ग्रुप ऑफ काव, हर्ड ऑफ कैटल
इज उनका ऐसे सर झुका हुआ है एंड दे आर ग्रेजिंग, दे आर ईटिंग. So these were our first and second paragraphs. Now we will jump on to third and fourth paragraph. So be ready. अब कैटल ने पोएट के डे को सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बट फनी भी बनाया है. नाउ यू विल अंडरस्टैंड what is so funny about cattle which is observed by the poet. अब पोएट देख रहे हैं, उनकी नज़रें हैं कैटल पे. And now I will read the first two lines. Their heads never raising. There are 40 feeding like one. So ये इसमें फ़नी ये है कि पोएट को लग रहा है कि सारी जो कैटल हैं उनका सर और उनका कंधा, द नेक एंड द हेड पार्ट इज़ ऑल द वे डाउन टूवर्ड्स द अर्थ. उनका जो सर है वो पूरा झुका हुआ है और वो कभी नहीं उठ रहा. नेवर रेजिंग, रेजिंग मीन्स उठना. सो पोएट को दिख रहा है कि कैटल जो हैं उनका सर झुका हुआ है और वो आराम से ग्रेजिंग कर रही हैं, च्यू कर रही हैं बहुत स्लो स्पीड में ग्रास पर. ओके, यू नो दैट द कैटल च्यू विद देयर molars and premolars and they chew for a very long time. So this was quite monotonous, boring and funny at the same time. Second line is there are 40 feeding like one. पोएट को दिख रहा है कि सब 40, एक रफ नंबर उन्होंने ढूंढ लिया, 40 कैटल आर फीडिंग सिमिलरली. सबका सर एक साथ झुका हुआ है, सब एक साथ ग्रास खा रहे हैं, किसी का सर ऊपर नहीं उठ रहा है. जस्ट इमेजिन वी ऑल आर सिटिंग ऑन अ डिनर टेबल एंड हम सब राइस खा रहे हैं एक बोल से एंड हम अपने स्पून्स को एक साथ ऊपर नीचे कर रहे हैं. ऊपर उठाया, एक राइस का स्पून भरा, फिर मुंह में डाला एंड फिर नीचे किया. दैट वुड बी सो फनी इफ़ वी ऑल एक्ट सो सिमिलर. ओके, सो कैटल ने भी बहुत सिमिलैरिटी दिखाई अपने बिहेवियर में, दैट वो सब आराम से च्यू कर रही हैं, ग्रास खा रही हैं एंड देयर आर 40 दैट आर सिमिलर. ओके, dear students, you can see there are 4 lines which are marked with a red colored rectangle. I will read 2 lines at a time. So the first 2 lines are, like an army defeated, the snow hath retreated. Okay, in this line what is the different word you found? Okay, the word hath is different from all other words. Hath is different because it is an old form of इंग्लिश वर्ड. ओके, ओल्ड फैशन इंग्लिश जो होती थी, ओके, तब वर्ड्स कुछ अलग थे एंड अब उनके न्यू वर्जन्स आ चुके हैं बट दे स्टिल हैव अ मीनिंग. ओके, पोएटिक फॉर्म में हैथ का मतलब होता है हैज़ या हैव. ओके, सो इन दिस केस हैथ मीन्स हैज़. लाइक एन आर्मी डिफीटेड, द स्नो हैज़ रिट्रीटेड. आर्मी डिफीटेड, डिफीटेड मतलब हार जाना. अब ये बातें स्नो के बारे में हो रही हैं. इन द पिक्चर यू कैन सी दैट स्नो इज़ ऑन द टॉप एट द पीक ऑफ द माउंटेन. आपने देखा होगा ऐसे माउंटेन्स, ऐसे हिल्स जहाँ स्नो एकदम टॉप पे कलेक्ट हो जाती है एंड वो धीरे धीरे पिघलती हुई फिर नीचे उतर आती है एंड फिर वो फिनिश हो जाती है. जब बहुत हीट होती है तो वो फिनिश हो जाती है. सो पोएट को इस ब्यूटीफुल सीन में ये दिख रहा है कि जो स्नो है वो एक आर्मी की तरह डिफ़ीट हो चुकी है. डिफ़ीट मतलब हार चुकी है. ओके, जब कोई जंग हार जाते हैं उसी तरह वो स्नो को ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि स्नो हैज़ बीन डिफीटेड. स्नो अब जा चुकी है, हार चुकी है. द स्नो हैथ और हैज़ रिट्रीटेड. रिट्रीटेड मतलब चले जाना वापस, टू रन अवे. ओके, स्नो अब जा चुकी है. नाउ आई विल रीड द थर्ड एंड फोर्थ लाइन. एंड नाउ डॉथ फेयर इल ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल. And now doth fare ill. Again the word doth, as discussed in the earlier video, doth means to do, an action word, कुछ करना. Okay, do या is का जो old fashioned word है वो है doth. And now अब किसके बारे में बात चल रही है? Snow के बारे में. We are referring to snow. And now doth fare ill. Fare means journey. किसी की
किसी की जर्नी, किसी का ट्रैवल। इल मीन्स खराब, बैड। अब फुल रीड करेंगे। एंड नाउ डॉथ फेयर इल। अब जर्नी जो है वो ख़राब हो चुकी है। किसकी जर्नी? स्नो की जर्नी। ओके, जो स्नो थी एकदम पीक ऑफ द माउंटेन पे, एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन पे, अब उसकी जर्नी किस तरह ख़त्म हो रही है? द पोएट इज़ सीइंग द स्नो इज़ मेल्टिंग डाउन स्लोली। ओके, जो स्नो कलेक्ट हो जाती है एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, अब वो धीरे धीरे आराम से मेल्ट होती जा रही है और उसकी जर्नी जो है फेयर, ओके, फेयर इज़ द वर्ड फॉर जर्नी, वो अब उसकी जर्नी ख़त्म हो रही है, ख़राब हो रही है। ऑन टॉप ऑफ द बेयर हिल। ऑन टॉप मीन्स एकदम ऊंचाई पे, ऑफ द बेयर, बेयर मीन्स अनकवर्ड। ओके, अब उन्होंने देखा कि पहले जो माउंटेन सजा धजा था, वाइट कलर का दिख रहा था ऊपर से, अब उसके ऊपर की जो स्नो है वो अब धीरे धीरे पिघल के नीचे आ रही है। एंड जो उसका कवर था, स्नो वाइट कवर था जो माउंटेन का, अब वो ख़त्म हो गया है। ओके, एंड यू कैन सी द सन इज़ शाइनिंग बिहाइंड। सन की वार्मथ से वो जो पूरा स्नो था वो मेल्ट हो गया। एंड अब बेयर मीन्स अनकवर्ड, जो ढका हुआ नहीं होता है उसे इंग्लिश में बेयर कहते हैं। ओके, नेकेड कहते हैं, नेकेड। The plowboy is whooping anon anon. So dear students, this is the last line of this paragraph, and there are 3 different terms which I need to explain you. The first one is plowboy. Plowboy, okay. Plow means it's an instrument which is used in the field. Okay, it has many blades. एक instrument होता है, एक implement होता है, agricultural implement, जो सॉइल के ऊपर चला जाता है। उसके नीचे बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं और वो लाइंस होते हैं, एक सीरीज़ में होते हैं। सो 6 to 7 ब्लेड्स होते हैं और एक मशीन होती है जो उसको पुल करती है सारे ब्लेड्स को सॉइल के ऊपर। सो सॉइल टर्न्स अपसाइड डाउन, सॉइल ऊपर नीचे हो जाती है ताकि उसमें एयर फ्लो होना चाहिए सॉइल में। ओके, एंड ऑल द वीड्स, मतलब जो वेस्टेज होता है सॉइल के ऊपर, जो हम हार्वेस्टिंग से पहले प्लोइंग होती है, सो दैट द सॉइल इज़ स्मूथ, सॉफ्ट, ओके, एंड इट हैज़ एन एयर फ्लो इन इट। सो प्लॉ इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर। सो ये जो बॉय है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ स्मॉल बॉय, ओके, उसे प्लाउ बॉय कहा गया है। एंड ही इज़ वूपिंग, वूपिंग मीन्स ही इज़ शाउटिंग, ही इज़ क्राइंग आउट इन एक्साइटमेंट। वो ही इज़ हैविंग अ लाउडर वॉइस, वो ज़ोर से चिल्ला रहा है। एनॉन एनॉन, एनॉन मीन्स प्रेजेंटली, प्रेजेंट मीन्स अभी। ओके, वो क्यों इतना हैप्पी है? ये जो प्लाउ बॉय है, ही इज़ हैप्पी बिकॉज अब उसने देखा कि स्नो जो है वो जा चुकी है और सन राइज हो चुका है। सो दैट मीन्स कि अभी हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। ओके, so dear students, now we remain with our last paragraph which will be explained to you in the next video. For now, your task is to keep on reading the poem over and again to get the better understanding of each and every line and word. Thank you.